हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है, 5 से 6 दिन का गैप हो गया। उसके भी रीजंस थे, थोड़ी सी इधर उधर चल रही थी, अनबैलेंस हो रहा है सब कुछ। लेकिन अब कंटिन्यूटी में क्लासेस चलेंगी। सी टेट की हम क्लासेस करने वाले हैं, थ्योरी भी करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि सी टेट की क्लासेस चलेंगी। अब तक हम यूपी टेट की CDP कर रहे थे, इसे भी साइड बाय साइड करेंगे। अभी यूपी टेट का कुछ आ नहीं रहा है और सी टेट के फॉर्म आउट हो चुके हैं, निकल रहे हैं। बहुत लोगों ने भर भी दिए होंगे और भर भी देने चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी भरेंगे उतना ही जल्दी आपका एडमिट कार्ड आएगा। पहले आपका पेपर होगा, ठीक है? यानी पहले भरेंगे तो पहले पेपर होगा, लास्ट में भरेंगे तो लास्ट में पेपर होगा। जिस तरीके से फॉर्म डालेंगे उस तरीके से ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और अगर आए हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो कॉलेज विद भावना को भी सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा सेकंड चैनल है जिस पे बीएड की क्लासेस चली हुई हैं कंटिन्यू बेसिस पे, क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम हैं 22 मई से, ठीक है? तो आप यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप बीएड कर रहे हैं तो, ठीक है? आगे चलते हैं। ये इंस्टाग्राम है, यहाँ फॉलो कर सकते हैं भावना त्यागी ऑफिशियल, अगर आपको कुछ भी कहना हो, पूछना हो तो। बाकी लेट्स क्रैक का जो टेलीग्राम है वो है लेट्स क्रैक 16 तेईस ऑफिशियल के नाम से। तो वहाँ PDF वगैरह अगर आपको चाहिए तो PDF ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं। बाकी जो नया कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे वो भी मैं वहाँ अपलोड करती जाऊँगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आज करने वाले हैं CDP के कुछ क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग आंसर बताइए अगर आप लोगों को आते हैं तो, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि एक तरीके से न्यू स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। ये जो मौका मिला है ये उन लोगों को भी मौका मिला है जो 1-2 नंबर से दिसंबर वाले CTET में रह गए थे, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उनके लिए भी अच्छा मौका है। क्योंकि अब 2-3 साल से जो है CTET दिसंबर में ही हो रहा था, इस बार बहुत अच्छा मौका है जो बीच में भी आ गया है, यानी अब की बार 2 बार होगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? बताइए, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। तो कौन से प्रिंसिपल की ये बात है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिडायमेंशनल। तो प्रिंसिपल कभी भी यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है? यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, डायरेक्शन होता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होता है, जिसके अंदर होता है प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकोडल और प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है? तो डी ऑप्शन हमारा होगा। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर 2 डायरेक्शन आती हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल होता है हेड टू टो जाना, यानी सिर से पैर की तरफ विकास होना बच्चे का। और प्रोक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर टू पेरीफेरी, यानी अंदर से बाहर की तरफ, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होना बच्चे का विकास। यानी बच्चा क्या है, जब छोटा होता है तो धीरे धीरे अपनी गर्दन संभालता है, फिर अपनी बॉडी पे बैलेंस लेके आता है। आपने देखा होगा 6 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, उसकी गर्दन इतनी जल्दी सी रुकती नहीं है, तो अपने सिर से बैलेंस लेके आता है नीचे तक, ठीक है? और फिर जब पूरी बॉडी पे बैलेंस आ जाता है, फिर आता है अंदर से बाहर की तरफ, यानी सेंटर टू पेरीफेरी तक, ठीक है? जैसे कि बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है, छोटी छोटी चीजों पे बैलेंस बनाना सीखता है, तो ये क्या है, पूरी बॉडी पे बैलेंस आता है, ठीक है? तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। यानी बच्चे का जो विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है, यानी समाज से अंतःक्रिया करके होता है, समाज से इंटरेक्शन, सोसाइटी से इंटरेक्शन करके होता है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है। या फिर चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। यानी जो बचपन है वो एक ऐसी अवधि है जो 10 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो क्या ऐसा है? देखो पियाजे हैं, उन्होंने तो 4 तरीके से विभाजित किया है, तो ऐसा तो नहीं है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, की सामाजिक जो अंतःक्रिया है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे की थिंकिंग पे, बच्चे की सोच पे।
या फिर चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोलिली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो सिर्फ जेनेटिक पे ही डिपेंड है, आनुवांशिकता पे ही निर्धारित है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं है कि बच्चे का जो विकास है वो जेनेटिक्स या आनुवांशिकता पे ही निर्भर करता है, वो एनवायरमेंट पे भी इतना ही निर्भर करता है जितना जेनेटिक्स पे करता है। ठीक है, बच्चे की जो सोच है वो सोशल इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस होती है। कैसे इन्फ्लुएंस नहीं होगी, आप ये देखो, बच्चा समाज से बहुत सारी चीजें सीखता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि सिंपल अपने घर में देख लो, छोटे बच्चे होते हैं, आस पड़ोस में जाएंगे, कोई गाली देना सीख रहा है, खाना सीख रहा है, कुछ भी किसी और की एक्टिविटी देखी और सीख ली, तो वो किससे प्रभावित हो रहे हैं, सोसाइटी से, है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। उसकी 10 स्टेजेस होती हैं कि उसे 10 स्टेज में बांट सकते हैं, तो ऐसा भी गलत है। ए ऑप्शन ठीक है कि बच्चे का जो विकास है वो किस में होता है, सामाजिक संदर्भ में होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है, क्योंकि बच्चा क्या है, समाज से अंतःक्रिया करता है, सोशल इंटरेक्शन करता है। ऐसा कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा क्या है, सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। ऐसा कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड, यानी आनुवंशिक स्वभावों के पूर्व निर्धारित प्रकटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी पहले से ही जो डिटरमाइन कर दिया गया है, पहले से ही जो प्री डिटरमाइंड है वो क्या कहलाएगा। एडेप्टेशन तो होता है किसी भी एनवायरमेंट में अपने आप को ढालना, अनुकूल करना। ठीक है, लर्निंग होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी हम कुछ भी सीखते जाते हैं वो हमारे बिहेवियर में ऐड होता जाता है। सोशलाइजेशन होता है सामाजिकरण, जो हम समाज में रहते हैं वहाँ हमें सोसाइटी के रूल रेगुलेशन पता चलता है कि किस तरीके के समाज में हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैसा समाज होता है। फोर्थ है मैच्योरेशन, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, परिपक्वता, यानी डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, मैच्योरेशन। क्योंकि मैच्योरेशन क्या है, एक तो एनवायरमेंट से हमें आती है कि जैसे छोटा बच्चा है उसे कोई भी सवाल दो या कुछ भी काम दो तो हम कहते हैं कि अभी इतना मैच्योर नहीं है जो ये काम कर ले, ये तो पहले से ही डिटरमाइंड है। यानी मैच्योरेशन, जैसे कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार है तो उसे कहते हैं कि ये तो पहले से ही मैच्योर है, इसमें तो अपने माँ बापों के गुण आए हैं। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी पहले से ही प्री डिटरमाइंड जेनेटिक डिस्पोजिशन है, वो क्या कहलाता है, मैच्योरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। दो एजेंट होते हैं सोशलाइजेशन के, यानी बच्चे का जो सामाजिकरण है वो दो एजेंट्स के थ्रू होता है, दो उसके घटक होते हैं। एक तो प्राइमरी जहां बच्चे का पहले शुरुआत में सामाजिकरण होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी जहां बच्चे का बाद में सामाजिकरण होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, फैमिली स्कूल होगा या मीडिया और फैमिली होगा या स्कूल मीडिया होगा या मीडिया नाइबरहुड होगा। तो बताओ भाई, देखो बच्चा घर में पैदा होता है, घर में रहता है, 2-3 साल तक तो कहीं भी नहीं जाता, तो सबसे पहले जो बच्चा बातचीत सीखेगा, कैसे नमस्ते करनी है, कैसे पैर छूने हैं, हाथ जोड़ने हैं, किसको क्या बोलना है, हंसना है, किस तरीके से बिहेव करना है, खाना किस तरीके से है, तो ये सब सामाजिकरण का ही हिस्सा है। तो ये सबसे पहले कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से। तो पहले आएगा फैमिली, तो प्राइमरी तो फैमिली हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा बच्चा सीखता है आस पड़ोस से सीखता है, स्कूल से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, तो दूसरा हो गया हमारा स्कूल। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, यानी प्राइमरी क्या हो गया, फैमिली, और सेकेंडरी हो गया स्कूल। गलत एरो लगा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 year old चिल्ड्रन मोरल डिसीजन, यानी 7 से 8 साल का जो बच्चा है उसकी नैतिकता कैसी होगी, उसका मोरल डिसीजन कैसा होगा, उसका नैतिक निर्णय क्या होगा। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस होगा या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस होगा या फिर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस होगा या फिर यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल होगा। तो भाई तीन इन्होंने लेवल दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, हर एक में 2-2 स्टेजेस हैं, तो इसमें बच्चे की लोवेस्ट मोरालिटी रहती है।
ठीक है, इसमें बच्चे की लोवेस्ट मोरिलिटी रहती है, बच्चा इसमें छोटा रहता है। तो इन्होंने पहले ही एज दे दी है, 7 से 8 साल का बच्चा किस में आएगा, प्री कन्वेंशनल के अंदर आएगा। तो प्री कन्वेंशनल में क्या आता है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन आता है, लेकिन इसमें दिया एक गया है तो हम सी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यानी बच्चा कुछ भी काम करता है तो उसे डर लगा रहता है कि अगर तूने कुछ भी गड़बड़ करी तो तेरे घर के तेरे पेरेंट्स तुझे पनिश करेंगे अगर तूने कुछ भी ओबे किया तो। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ये सबसे लास्ट की स्टेज है, ये 4th है, ये 5th है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, सीरिएशन इन जीन पियाजे थ्योरी 2, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत में अनुक्रम का क्या अर्थ है, सीरिएशन का क्या अर्थ होता है, बताओ भाई। एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, यानी ऑर्डर में लगाना चीजों को। जैसे कि हम क्या है, प्रेयर होती थी स्कूल में, प्रेयर होती है भाई प्रार्थना, तो उसमें क्या है, बच्चों को लाइन से लगाते हैं कि भाई जैसे छोटा बच्चा है उसे आगे लगाएंगे, बड़ा बच्चा है उसे पीछे, फिर इस तरीके से लगाते जाते हैं, इस तरीके से लगाते जाते हैं। जो सबसे लंबा बच्चा होता है उसे पीछे लगाते हैं, तो वो क्या है, सीरीज में लगाना उसे बोलते हैं। तो इसे ही जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सीरिएशन बोला जाता है कि एक सीरीज में लगाना चीजों को, एक डायमेंशन में लगाना, छोटी चीज आगे फिर बड़ी चीज फिर उससे बड़ी चीज। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन पढ़ सकते हैं। द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, यानी दूसरों का पर्सपेक्टिव लेना। नरेशन फॉर्म ऑफ थिंकिंग यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग। एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, तो कौन सा भी नहीं होगा, सीरिएशन होता है सीरीज में लगाना चीजों को, तो ए ही ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, नासिमा 5 year old इज सर्टेन दैट रोलिंग आउट अ बॉल ऑफ क्ले इनटू स्नेक क्रिएट्स मोर क्ले, यानी वो कह रही है कि जो क्ले है अगर उसका रोल बनाए स्नेक की तरह तो उसमें अधिक मिट्टी बनती है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उसकी रीजनिंग जो है, उसके सोचने के पीछे क्या तर्क है। एनिमिस्टिक थिंकिंग है, एनिमिस्टिक थिंकिंग तो तब होती कि वो सांप से डर जाती या फिर कहती सांप को मारो पीटो या मुझे तो खेलना है। सेंट्रेशन यानी एक ही केंद्र में सोच पा रही है, वो विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही, अलग तरीके से नहीं सोच पा रही, बस एक ही तरीके से सोच पा रही है। या फिर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी बहुत उच्च लेवल का सोच रही है, वो कुछ प्लानिंग कर रही है बहुत तगड़े वाली। या फिर ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस, यानी कुछ निष्कर्ष निकाल रही है सकर्मक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई, उसकी क्या है, वो उसके अंदर अभी सेंट्रेशन आया है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लेव वाइगोत्स्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ, यानी लेव वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत के साथ संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पेशकश की है। तो बताइए लेव वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की यानी सामाजिक निर्माणवाद, या फिर बिहेवियरिज्म की, या साइको एनालिसिस, या यूनिवर्सलिज्म। तो साइको एनालिसिस की बात सिगमंड फ्रॉयड करते हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म की बात सारे जितने भी पेवलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, ये सारे क्या हैं, बिहेवियरिज्म कहलाते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाते हैं लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि ये सारी बात करते हैं समाज की, कल्चर की, सोसाइटी की, लैंग्वेज की। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। ये थ्योरी तो मैंने अभी कराई है 10 दिन 15 दिन पहले, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वली बेनिफिशियल है। बस नाम ऊपर यूपीटेट लिखा है तो इससे ये मतलब नहीं है कि यूपीटेट में ही आएगी। पियाजे भी कराया है, वाइगोत्स्की भी कराया है, दोबारा भी करा दूंगी मैं, लेकिन वही चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो वाइगोत्स्की द्वारा बच्चे के खुद से बोलने की क्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया गया है। यानी वाइगोत्स्की ने एक टर्म का नाम बताया जिसमें बच्चा खुद से ही बातें करता रहता है, खुद से ही बोलता रहता है, तो उसे क्या बोला है लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की ने 3 टर्म दिए हैं, एक तो प्राइवेट स्पीच दिया है, साइलेंट इनर स्पीच दिया है, तो इसमें से कौन सा होगा। फर्स्ट है प्राइवेट स्पीच, सेकंड है टॉक अलाउड, सी है स्कैफोल्डिंग, डी है ईगोसेंट्रिज्म। तो तीन तरह की स्पीच पे इन्होंने बात की है, सोशल स्पीच, ठीक है, साइलेंट इनर स्पीच, और एक है प्राइवेट स्पीच। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा।
देखो सोशल स्पीच में बच्चा क्या है, अपने मम्मी पापा से सबसे बोलता रहता है। साइलेंट इनर स्पीच में बच्चा क्या है, मन ही मन बोलता रहता है, अपने मन में किसी को उसकी आवाज़ नहीं आती। इसमें बच्चा 7 साल से बड़ा रहता है साइलेंट इनर स्पीच में, ठीक है। इसमें बच्चा 2 साल से ऊपर रहता है। ये है प्राइवेट स्पीच, ये ठीक है, इसमें बच्चा 3 साल से ऊपर रहता है। ये प्राइवेट स्पीच है, यानी बच्चा क्या है, खुद से ही बोलता रहता है कि मम्मी ने मुझे पैसे दिए थे, कहाँ गए। आपने अपने घर में छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, वो क्या करते हैं, खुद से ही बातें करते रहते हैं कि आज मैं स्कूल में ये मैंने कर दिया, मैडम ने मेरी खूब पिटाई की, मेरा दोस्त तो ऐसे ही कह रहा था। घर में देखा होगा छोटे बच्चे खुद से ही बात करते रहते हैं, मैंने तो देखी है, दीदी की बेटी खुद से ही बोलती रहती है। तो ये क्या है, प्राइवेट स्पीच है। इन्होंने इसे नाम दिया है प्राइवेट स्पीच का, इसे अंतःवाक निजी वाक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होती है, प्रगतिशील कक्षा, जिसमें बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, बच्चे की सुनी जाती है, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, सब मिलजुल के काम करते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कोलैब करते हैं, टीम में वर्क करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, पीयर ट्यूटोरिंग होती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यानी सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं। फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी ड्रिल और अभ्यास पर ध्यान देते हैं। तो जहाँ पे ड्रिल आ जाए, प्रैक्टिस आ जाए, या फिर रटने की बात आ जाए, रोट मेमोराइजेशन हो जाए, तो सीटेट में ऐसे ऑप्शन हम नहीं चूज करते, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जाते हैं। हमें बच्चे को कभी भी रटवाना नहीं है, रिपीटेशन नहीं करवाना है। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, की उनका अलगाव कर दें, अलग थलग कर दें, निश्चित अलगाव रखें उनका, तो ये भी गलत है। कोलाबोरेटिव लर्निंग, कोलाबोरेटिव लर्निंग होती है यानी सहयोग करके एक दूसरे की सीख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया यार तू मुझे बता दे, बहन बता दे, तो ये क्या होती है, कोलाबोरेटिव लर्निंग होती है। या फिर टीचर को कोलैब कर रहे हैं, टीचर का सहयोग कर रहे हैं कि बच्चे आराम से सुन रहे हैं, या फिर टीचर बच्चे को कोलैब कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही है, कोलाबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक शिक्षण। यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, तो इसकी बात बिहेवियरिज्म करते हैं। सीटेट में हम रिवार्ड और पनिशमेंट जैसे ऑप्शंस को भी नहीं चूज करते, क्योंकि ये जाते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ जाते हैं रिवार्ड, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर, यानी एक बच्चा क्या है, एक बच्चे के अंदर ये क्षमता है कि वो दूसरों के इरादे समझ सकता है, दूसरों की फीलिंग समझ सकता है, दूसरों की इच्छाओं को समझ सकता है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? जो गार्डनर है वो 8 तरह की बुद्धि पे बात करते हैं। गार्डनर ने क्या है, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए, वैसे तो 9 है, एक और जुड़ गई है अब, लेकिन अभी तक बुक्स में 8 ही कंसीडर की जाती हैं। तो 8 तरह की बुद्धि पे बात की है इन्होंने, 4 इसमें से दिए स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस होते हैं जो विशेष बुद्धिमत्ता, यानी जैसे कि कोई भी जगह है उसका नक्शा देख के कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि छोटी सी जगह है वहाँ नक्शा सेट कर देते हैं, वो होते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस, उनके अंदर स्थानिक बुद्धि होती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी दूसरों की डिजायर को समझने वाले, दूसरों के इंटेंशन को समझने वाले, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं बताते, वो खुद समझ जाते हैं कि सामने वाले को क्या दिक्कत है। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, उनके अंदर भी ये वाली बुद्धि पाई जाती है। बहुत बार टीचर्स को भी इसी के अंदर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि टीचर भी क्लास में बच्चों की मनोदशा, बच्चों की मनोभावना, बच्चों का सारा कुछ समझ लेते हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, जब हम दूसरे को समझ लेते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, खुद पे काबू कर लेना, खुद को समझ लेना कि अपनी ही भावना, अपने ही इरादे को समझ रहे हैं, जैसे कि ये गुरु होते हैं, बाबा होते हैं, सदगुरु वगैरह होते हैं, ठीक है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कौन से होते हैं, नेचुरलिस्टिक यानी जिन्हें नेचर की समझ होती है, प्रकृति बुद्धि जिनके अंदर होती है। अब जैसे कि मैं हूं, मैं कैसे पेड़ को देख के बता दूंगी कि कौन से तरह की बीमारी है इसमें, या फिर कोई और देख के कैसे बता देगा कि पेड़ कब बोने चाहिए, कब उगने चाहिए, है ना, कितना पानी देना चाहिए, कितना खाद मारना है, कितनी दवाई मारनी है। तो नेचर की समझ किसको होती है, फार्मर्स को होती है। तो इसके अंदर फार्मर्स आ जाते हैं, बोटेनिस्ट आ जाते हैं जो पीएचडी वगैरह मास्टर्स इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा, सॉरी बी ऑप्शन हमारा ठीक है, बाकी मैंने एक्सप्लेन करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन एनईपी 2020, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है, बताओ भाई। Being educated one's mother tongue is detrimental to educational and technological advancement। अगर किसी को
अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और तकनीकी प्रगति के लिए हानिकारक है, कि अगर हमें आगे बढ़ना है टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो हमारी जो मदर टंग है वो हमारे लिए बाधा बनेगी या हानिकारक है। तो ये तो गलत बात है, अगर हमारी मदर टंग ही नहीं होगी तो हमारा बेस क्या होएगा, है ना। तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन है स्कूल शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर लैंग्वेज, यानी स्कूलों में बच्चों को अपनी भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी उन्हें सिर्फ क्या है अंग्रेजी बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये भी गलत बात है। ठीक है, ऐसा एनईपी नहीं कहती है। एनईपी कहती है कि बच्चे को हमें मदर टंग में पढ़ाना है शुरुआत में। मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स, यानी ये बात तो ठीक है, एनईपी कहती है कि हम क्या है बहुभाषिता को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्लास में बहुभाषिता होनी चाहिए। अगर बच्चे, क्योंकि बहुभाषिता से क्या होता है, जैसे दूसरी लैंग्वेज का बच्चा है तो एक बच्चा क्या है दूसरी भाषा आसानी से सीख सकता है, तो इसके क्या है फायदे ही हैं, नुकसान नहीं है। ठीक है, तो बहुभाषावाद के युवा छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ हैं, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को पोषित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग, यानी द्विभाषी दृष्टिकोण छात्रों को भ्रमित करता है, सीखने में बाधा डालता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बताने की कोशिश करें। जेंडर रोल्स आर, यानी लिंग भूमिकाएं क्या हैं। तो भाई जो समाज में रोल बनाए गए हैं वो क्या है, आप ही बताइए खुद। भाई वो कोई ऊपर से बन के आए हैं या फिर कोई वो सेट है कि यही रोल होंगे, या लड़की घर का काम करेंगी लड़के बाहर का करेंगे, किसी ने बनाया है ये किसने बनाया है, इंसान ने बनाया है। हम क्या है, हम अपने घर को देख रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, आगे हमारी जनरेशन, आगे जनरेशन जो आएगी वो हमें देखेगी तो वो हमें फॉलो करेगी, तो ये क्या है सीख रहे हैं एक दूसरे से, तो ये क्या है लर्न बिहेवियर है। ठीक है, सीखा हुआ व्यवहार है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। इनमेट तो कुछ भी नहीं है कि अंदर से ही आ रहा है। बायोलॉजिकली कुछ भी नहीं बनाया गया, बायोलॉजिकली भगवान ने सेक्स बनाया है कि एक लड़की है और एक लड़का है। ठीक है, जेनेटिकली भी कुछ जेनेटिकली क्या डिटरमाइंड है कि भाई तुम्हारे जीन्स में ये चीज डाली गई है कि तुम्हें घर का ही काम करना है, रोटियां बनानी है, तो ऐसा नहीं है, ये क्या है सीखा हुआ व्यवहार है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, यानी जेंडर रोल क्या है सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा निर्मित है, समाज ने बनाया है कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़कियां इस तरीके से रहेंगी, ऐसे बोलेंगी, ऐसे पहनेंगी, ये क्या है समाज ने बनाया, जैसे पहले से चलता आ रहा है उसी को ही फॉलो कर रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। द प्राइमरी गोल ऑफ सीसीई इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद वन ऑथर, यानी एक लेखक के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, कि एक लेखक के साथ बच्चों की तुलना करें, या फिर बच्चों को समझें और जो करिकुलम है वो बच्चों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें और ऐसा शिक्षण शास्त्र यूज़ करें, इस तरीके के मेथड्स यूज़ करें जो बच्चों के लिए सूटेबल हो। तो यही तो सीसीई का मतलब होता है कि बच्चे का हम साथ के साथ इवैल्यूएशन करते रहें या फिर साल में इवैल्यूएशन करें। कंटिन्यूस का तो मतलब ये होता है कि साथ के साथ बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं और उसका पता चल रहा है कि कहाँ गैप्स हैं और कहाँ हमें फिल करने हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का है कि साल के लास्ट में उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी पूरी साल के बाद में। तो यानी बराबर एक तरीके से पूरा इवैल्यूएशन बच्चे का करना, उससे क्या पता चलता है कि हम बच्चे को एसेस कर लेते हैं, बच्चे को समझ लेते हैं कि वो कितना समझ पा रहा है, और जो पाठ्यक्रम है, जो मेथड्स हैं, जो शिक्षण शास्त्र है, वो हमें किस तरीके से मॉडिफाई करना है, किस तरीके से ढालना है, कैसा रखना है, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग रखना है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, यही मतलब होता है सीसीई का। ठीक है, सी ऑप्शन है असाइन रैंक टू एज पर देयर परफॉर्मेंस। बच्चों को रैंक देना बहुत गलत बात है। रैंक देने का मतलब है कि बच्चे के ऊपर टैग लग जाना। अब किसी को तो ए रैंक मिल रही है और किसी को डी रैंक मिल रही है, तो डी रैंक वाला तो कभी अपने जीवन में उठ ही नहीं सकता। ठीक है, बच्चों को डिक्लेयर कर दें कि ये पास हो गया, ये फेल हो गया किसी सब्जेक्ट में, तो ये भी गलत है। बी ऑप्शन हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड, यानी आकलन करने से पहले, आकलन विधि को डिसाइड करने से पहले क्या करना चाहिए। व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड, टीचर को क्या दिमाग में रखना चाहिए अगर बच्चे का आकलन कर रहा है तो। हु इज गोइंग टू यूज द रिजल्ट बिसाइड मी, यानी मेरे अलावा परिणामों का उपयोग कौन करेगा। ठीक है, टीचर को क्या है असेसमेंट करने से पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, किस तरीके का लर्निंग कर्व मुझे यूज़ करना चाहिए बच्चों के लिए, कौन सा मेथड अच्छा होगा जिससे मेरे शिक्षण शास्त्र का पता चलेगा कि मैंने कैसा पढ़ाया है। तो कौन सा मेथड होगा कि हमें बच्चे के फीडबैक से पता चलेगा, जैसा बच्चों का रिजल्ट आ रहा है उसी से पता चलेगा कि टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है।
डी ऑप्शन है विच मेथड वुड हेल्प टू लेबल एंड सेग्रीगेट स्टूडेंट। अब ये तो कोई अच्छा मेथड नहीं हुआ एसेस करने का कि भाई हम बच्चों को लेबल कर दें, टैग लगा दें या फिर उन्हें अलग कर दें कि भाई इंटेलिजेंट बच्चे एक तरफ और डल एक तरफ। तो ये मेथड तो टीचर को कभी भी दिमाग में रखना ही नहीं चाहिए। तो तीनों ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ तो आ रहा होगा, हम क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिन्होंने पहले से पेपर दे रखा है उन्हें पता तो है ही कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने ही है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट, यानी समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है, क्या मतलब होता है समावेशी शिक्षा का। ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल, की भाई गवर्नमेंट स्कूल में ही रहने चाहिए ईडब्ल्यूएस। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि गरीब बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, उन्हें प्राइवेट में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये तो गलत बात है। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स ओनली, यानी जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए। तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब नहीं होता। ओनली इंग्लिश बी टोट इन गवर्नमेंट स्कूल, की सरकारी स्कूल में सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जानी चाहिए, तो भाई ये भी गलत है। हम किसी भी एक तरफ झुकाव नहीं रख सकते कि सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाए, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जाए। सारी चीजें हम लेके चल सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, जो सूटेबल हो वो लेनी चाहिए, जो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी तरीके के बच्चों को इंक्लूड करना, हर तरीके के बच्चे को इंक्लूड करना, चाहे वो किसी भी एरिया से आ रहा हो, किसी भी जात से आ रहा हो, कुछ भी उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी कुछ भी हो, उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सारे बच्चों को एक साथ अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन देनी है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है कि सारे बच्चे, चाहे वो उनकी कुछ भी एबिलिटी हो, कुछ भी चीज़ हो, इन रेस्पेक्ट टू देयर एबिलिटी बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, यानी कुछ भी उनकी खासियत हो, कुछ भी उनकी कमी हो, हमें उन्हें क्या देनी है, क्वालिटेटिव एजुकेशन देनी है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जब से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ है तब से आने शुरू हुए हैं, अब से पहले नहीं आते थे, मतलब जब ऑफलाइन था। तो असर्शन क्या है, व्हाइल टीचिंग अ टीचर शुड वैरायटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाते समय एक शिक्षक को शिक्षण के संदर्भ का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए, यानी टीचर को क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके यूज़ करने चाहिए, वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज़ करने चाहिए, जिससे कि अपनी टीचिंग को संदर्भ में रख सके, अच्छी तरीके से पढ़ा सके टीचर। रीज़न क्या है, टीचर को इस तरह के मेथड्स अपनाने चाहिए जो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं ना, डाइवर्स नीड्स वाले, डाइवर्स नीड्स हैं, किसी की लैंग्वेज कुछ है, कोई पढ़ने में कमज़ोर है, कोई तेज है, कोई किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किसी से, जो विविधता वाले बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी पेडागोजी रखनी चाहिए, यानी अपने मेथड्स उनके अकॉर्डिंग रखने चाहिए। तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं। दोनों ठीक हैं, दूसरा एक्सप्लेनेशन है एक ही, या फिर दोनों सही हैं, दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर एक सही है दूसरा गलत है, दोनों गलत हैं। तो बताइए। तो भाई दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही ऑप्शन हैं, दूसरा एक्सप्लेनेशन है एक ही, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, यानी बच्चे को क्या है, बराबर दिक्कत हो रही है लिखने की। तो उसे क्या है, सी ऑल्सो एक्सपीरियंस है चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, जब उसे लिखने की दिक्कत है तो इसी वजह से वो अल्फ़ाबेट नहीं बना पा रहा है, स्पेस भी नहीं दे पा रहा है वर्ड्स के बीच में। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक हिंट टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एबिलिटी डिसएबिलिटी, यानी कौन सी अक्षमता बच्चे के अंदर है क्योंकि उसे लिखा नहीं जा रहा है। तो डिसलेक्सिया होगी। तो डिसलेक्सिया जब होती है जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो, सा को वाज पढ़े, ठीक है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, जब बच्चा उल्टा फुल्टा पढ़ सके तो उसे डिसलेक्सिया होता है। डिसग्राफिया होता है जब बच्चे को लिखने में दिक्कत है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। डिसकैलकुलिया होता है जब बच्चे को मैथ की कैलकुलेशन नहीं होती। ADHD होता है जब बच्चा एक जगह अटेंशन नहीं बना पाता, उसका कंसंट्रेशन नहीं बनता एक जगह। तो इसमें पूछा है कि बच्चे को लिखने में दिक्कत है, तो बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, बी ऑप्शन हमारा बेस्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमंग द स्टूडेंट्स, अ टीचर शुड, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए,
यूज स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन मेथड्स एंड यूनिफॉर्म वे ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन जो है वो भी एक ही तरीके से लें, और बिल्कुल सख्त कानून बना दिया जाए, बच्चों के लिए सख्त मेथड होना चाहिए, एक तरीके का ही मेथड हो, सभी को इसी से पढ़ाया जाएगा। तो इसमें हम हर तरीके के बच्चों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। यूज अ वेराइटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड मीन्स ऑफ असेसमेंट, यानी अलग अलग शिक्षण शास्त्र हम यूज करें, अलग अलग मेथड्स यूज करें, और जो आकलन का तरीका है वो भी अलग अलग यूज करें। तो ये तो बढ़िया ऑप्शन है। यूज यूनिफॉर्म पेडागोजी टू एंश्योर मेमोराइजेशन एंड फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट, यानी एक तरीके का ही मेथड यूज करें, एक तरीके का शिक्षण शास्त्र यूज करें, और ये सुनिश्चित करें कि हर बच्चा रट ले, मेमोराइज कर ले चीज़ों को, और समेटिव असेसमेंट पे फोकस करें। समेटिव असेसमेंट होता है जब बच्चे का साल के अंत में आकलन होता है, एंड ऑफ द ईयर बच्चे का असेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। हमें क्या है, बच्चे का साथ के साथ आकलन करना चाहिए, वो ऑप्शन हमारा सही होता है, क्योंकि उससे बच्चे का पता चल जाता है कि कितना इसे समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट एंड फोकस ऑन रिकॉल, यानी रिकॉल पे ध्यान दे कि बच्चा क्या है, रटे, बार बार रिवाइज करे, और पेपर पेंसिल टेस्ट ले। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी हर तरीके के बच्चे को हम केटर कर सके, उसकी नीड्स को पूरा कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वैरायटी ऑफ मेथड्स, वैरायटी ऑफ पेडागोजी यूज करनी पड़ेगी, और अलग अलग तरीके से आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस तरीके का बच्चा है उसका आकलन उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी क्या होती है, रचनात्मक, कुछ भी यूनिक करना, औरों से अलग करना। ठीक है, कुछ भी यूनिक करना। तो इसका कौन सी एक विशेषता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है कि बच्चा कुछ यूनिक सोच सके, अलग सोच सके, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच सके। इम्पल्सिवनेस, या फिर सेंट्रेशन इन थॉट्स, या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। क्रिएटिविटी की जो विशेषता है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी बच्चा क्या है, अलग तरीके से सोच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रो, यानी छोटे बच्चे जो ज्ञान का निर्माण करते हैं उसके माध्यम से अर्थ निकलता है। किस तरीके से करते हैं, एक्टिवली एक्सप्लोर करके, यानी चीज़ों को देखते हैं, अन्वेषण करते हैं, अपने चारों तरफ तोड़ मरोड़ के देखते हैं चीज़ों को। छोटे बच्चे घर में आपने देखे होंगे किस तरीके से चीज़ों को तोड़ मोड़ के देखते रहते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें होंगी उन्हें खोल के देखते रहेंगे। प्ले से देखते हैं, प्ले से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी खेल खेल में। एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंट, चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं सक्रिय तरीके से, और अपने बड़ों से और अपने दोस्तों से क्या करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं। तो इसी तरीके से बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो चारों ही ऑप्शन हमारे अच्छे हैं। तो डी ऑप्शन के अंदर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। To help children memorize the phone number, a teacher suggested student to divide 10 digits of phone number into 3 to 4 smaller units and then remember. The strategy suggested by the teacher here is called, यानी टीचर क्या है, फोन नंबर बच्चों को याद कराने की कोशिश कर रहा है। तो 10 डिजिट का जो नंबर है उसे 3-3 के टुकड़ों में तोड़ रहा है, 4-4 के टुकड़ों में तोड़ रहा है। तो जो ये रणनीति है, ये टीचर क्या करना चाह रहा है भाई, फर्स्ट है चंकिंग, यानी चंकिंग करना चाह रहा है। एनकोडिंग करना चाह रहा है, एनकोडिंग होता है अपने माइंड में फीड करना। एसिमुलेशन होता है आत्मसात करना। एडेप्टेशन होता है अनुकूल करना, किसी भी जगह एडेप्ट करना। तो टीचर क्या कर रहा है, टुकड़ों में तोड़ रहा है, चंक में डिवाइड करता है। जब हम टुकड़ों में किसी चीज को तोड़ लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं चंकिंग। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following form of learning should be emphasized most in schools, यानी विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए, बताओ भाई। ए ऑप्शन है एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स, यानी नए नए कौशल अर्जित करें, एक्वायर करें, नॉलेज एक्वायर करें। किस तरीके से, सराउंडिंग में इंटरेक्शन करें, अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ अंत्यक्रिया करें, बातचीत करें। या फिर ये रेट नहीं है, ये रोट मेमोराइजेशन है, यानी कंटेंट का रट्टा लगा लें। तो ये तो गलत बात है।
सी टेट में रोट मेमोराइजेशन सबसे ज्यादा गलत वर्ड होता है। पैसिव इमिटेशन करें यानी सक्रिय तरीके से दूसरे की कॉपी करें कि बिल्कुल ढील ढोल होके बैठे हैं सक्रिय तरीके से, या फिर कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन। तो इसमें भी यही बात है कि दूसरे को क्या है, दूसरे की कंडीशनिंग, दूसरे के बिहेवियर को क्या है एक तरीके से अपना लें। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, किस तरीके का मेथड, किस तरीके की लर्निंग स्कूल में होनी चाहिए, किस पे अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो सबसे बढ़िया है कि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्प्लीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमंग स्टूडेंट। यानी कौन सा सेट छात्रों के बीच पढ़ने की सुविधा के लिए एक सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण का उदाहरण देता है। बताओ। सलमा यूजेज फ्लैश कार्ड टू हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू वर्ड्स। यानी सलमा क्या है, फ्लैश कार्ड यूज कर रही है जिससे बच्चे के नए नए शब्द यूज कर सकें, और उन्हें रिवार्ड दे रही है यानी कैंडी दे रही है उन्हें, जब वो सही आंसर देते हैं तो उन्हें एक टॉफी देती है। बी ऑप्शन है प्रमति हैज हर स्टूडेंट चूज फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बुक्स टू रीड। Those students who read a particular book are made to discuss the book on regular basis। यानी प्रमिति अपने छात्रों से पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तक में से चुनती है। जो विद्यार्थी किसी पुस्तक विशेष को पढ़ते हैं उनमें से नियमित रूप से उस पुस्तक पर चर्चा कराई जाती है, तो डिस्कशन होता है, ये तो अच्छी बात है। थर्ड ऑप्शन है अरुंधति जोर देती है कि इंपोर्टेंस ऑफ यूजिंग कंटेक्चुअल मटेरियल, यानी इस तरीके का मटेरियल होना चाहिए जो संदर्भ से जुड़ा हो, उससे मीनिंग याद करें, उससे नए वर्ड क्रिएट करें। तो ये भी ठीक है, हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, संदर्भ से जोड़ के, चीजें सराउंडिंग से जोड़ के पढ़ाएं। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ते हैं, रेखा हैज हर स्टूडेंट्स राइट ईच वर्ड दे मिस ऑन स्पेलिंग टेस्ट 5 टाइम्स टू हेल्प देम रिमेंबर द वर्ड। और रेखा कैसे याद कराती है कि कोई भी वर्ड है अगर स्पेलिंग गलत हो रही है तो उसे 5 बार लिखो, तो ये तो रटना हो गया, तो इस ऑप्शन के साथ हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और जो रिवार्ड देना होता है ये भी गलत होता है, हमें बच्चे को रिवार्ड नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारा कट गया है। सेकंड ऑप्शन ठीक है क्योंकि बुक पे चर्चा करा रही है। थर्ड ऑप्शन ठीक है क्योंकि संदर्भ से जोड़ के पढ़ा रही है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट। यानी एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों की समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बना सकते हैं, बताओ भाई। जनरेटिंग फियर अमंगेस्ट स्टूडेंट, यानी बच्चों की समस्या समाधान एबिलिटी उनके अंदर किस तरीके से डेवलप करेंगे कि उनके अंदर डर पैदा कर दें, तो डर पैदा करने से तो वो किसी भी समस्या को हल नहीं कर सकते। सेकंड है एनकरेजिंग अ फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी उन्हें इस तरीके से प्रोत्साहित करें कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो बिल्कुल फिक्स्ड तरीके से निकालें। तो फिक्स तो कुछ भी नहीं होता, जैसी प्रॉब्लम है वैसा ही सॉल्यूशन होता है। सी ऑप्शन है एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, यानी विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करना, कि ये बात ठीक है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो प्रॉब्लम को एनालाइज करें कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम बनी है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, और जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे वो किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन स्ट्रेटेजीज, यानी रटना भी किस तरीके से है, पैसिवली, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी किसके परिणाम स्वरूप सार्थक सीखने की सुविधा होगी, बताओ। किस तरीके से बच्चा मीनिंगफुल सीखेगा, कि उन्हें प्रमोट करें डीकंटेक्चुअलाइज लर्निंग इन द क्लासरूम। डीकंटेक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि बच्चा पढ़ तो यहाँ रहा है, उसे एग्जाम्पल दे रहे हैं बाहर किसी कंट्री के, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन है कि मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम पे बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे तरीके देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व होगी, किस तरीके से चीज़ें सीखी जाएंगी। या फिर उसे प्रोत्साहित करें कि वो रोट लर्निंग करे, रट्टा लगाए। या फिर कॉपिंग आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, बच्चे उसे कॉपी कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक है कि अलग अलग तरीके होने चाहिए एक प्रॉब्लम पे काम करने के। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क, यानी बच्चों को किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है जब वो किसी भी काम में सक्सेस होने वाले होते हैं, सक्सेस होते हैं, तो उन्हें शर्म आती है जब वो सक्सेस होते हैं। भाई ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता।
एंगर यानी उन्हें गुस्सा आता है कि मैं सक्सेस क्यों हो गया, ऐसा भी नहीं होता। प्राइड, उन्हें गर्व महसूस होता है या फिर उन्हें डर लगता है कि मैं किसी से बताऊंगा कि मैं सक्सेस हो गया हूं या हो गई हूं। तो भाई किसी को भी डर नहीं लगेगा, ना किसी को शर्म आएगी, सबको क्या होता है, प्राइड फील होता है, गर्व होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी एनकरेज्ड बिकॉज, यानी प्राइमरी लेवल पे मल्टी सेंसरी जो अप्रोच है, मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या होता है, जिसमें बच्चे की सारी इंद्रियां एक्टिव हों, आंख नाक हाथ अच्छी तरीके से एक्टिवली वर्क करें, तो इसे एनकरेज किया जाना चाहिए। क्यों? इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, यानी सीखने को क्या है, प्रभावशाली बनाता है, लर्निंग अच्छी होती है क्योंकि बच्चे के सारी इंद्रियां एक्टिव वर्क करती हैं। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन, यानी ये बच्चों को मौके देता है कि कुछ बच्चे एजुकेशन से बाहर निकाल दिए जाएं, तो भाई ये तो गलत है। या फिर इट सेव्स लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर, यानी टीचर का टाइम बचाता है। या फिर इट याइल्ड टू डोसिलिटी अमंग स्टूडेंट, यानी बच्चों के बीच निपुणता पैदा करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए ही ऑप्शन ठीक होगा, सारे कट हो गए हैं कि लर्निंग को क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। ठीक है। Question number 29. Children often form alternative conceptions and misconceptions about various concepts. Which of the following statement is not correct in this context? यानी बच्चे अक्सर क्या करते हैं, विभिन्न अवधारणाओं के बारे में अलग धारणा बना लेते हैं, वैकल्पिक कुछ भी मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में आ जाएगा, कुछ भी गलत धारणा आ जाएगी या फिर कोई भी गलत कंसेप्ट उनके दिमाग में आ सकता है। छोटे बच्चे हैं, कुछ भी आ सकता है कि मेरी मम्मी ने तो ये बोला है कि शिव जी दूध पी लेते हैं, भगवान जी ये कर ले, मतलब ऐसा होता भी है, लेकिन एक तरीके से हम साइंटिफिकली इन बातों को मानते नहीं है। कोई भी वैकल्पिक अवधारणा बच्चे बना लेते हैं, यानी गलत अवधारणा बना लेते हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन फॉर्म बाय स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज्ड बाय द टीचर। टीचर को क्या करना चाहिए, उन्हें डिस्करेज करना चाहिए बच्चों को। तो भाई गलत ही पूछा है, गलत ही है ये। टीचर को क्या करना चाहिए, जब बच्चे के गलत कंसेप्ट बन जाए या कुछ भी गलत कंसेप्शन बन जाए तो टीचर को बात करनी चाहिए और उन्हें सोल्व करना चाहिए। ठीक है, समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो बाकी सारे ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है। हमसे क्या पूछा है, गलत पूछा है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं कि फॉर्मेशन जो होता है इन गलत कंसेप्ट का, मिसकंसेप्शन का, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है, प्राकृतिक तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों में गलत कंसेप्ट बनता है, बड़ों में भी बन जाता है। टीचर शुड डेफिनेटली अटेंड, टीचर को ये जितने भी कंसेप्शन है ये अटेंड करने चाहिए और दे आर सिग्निफिकेंट इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे पढ़ाने में। अल्टरनेटिव कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन जो है ये हमेशा बेसलेस नहीं होते, बच्चों के आइडियाज़ पे डिपेंड होते हैं। बच्चों के जो कंसेप्शन बनते हैं इंट्यूटिव आइडियाज़ होते हैं, जो अपनी समझ वो बनाते हैं संसार को देख के, उसी के अकॉर्डिंग ये कंसेप्शन बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ना ही बेसलेस हैं ना ही बेकार हैं, बच्चे इसके सोल्व करने चाहिए, नेचर से जुड़े होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि गलत पूछा है, बाकी सारे क्या हैं, ठीक हैं। लास्ट क्वेश्चन बताइए, डैश इज द लर्निंग, एक्सप्लेन द टेंजिबल इंसेंटिव एंड रिवार्ड मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, यानी जो बच्चे को इंसेंटिव दिया जाता है, जो बच्चे को रिवार्ड दिया जाता है, वो किसके अकॉर्डिंग है, सही है, लर्निंग में जो दिया जाता है किसके व्यू हैं, ये ह्यूमनिस्टिक के व्यू हैं कि बच्चों को रिवार्ड देना चाहिए, या फिर बिहेवियरिज्म ऐसा कहते हैं कि बच्चों को रिवार्ड और पनिशमेंट देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, या फिर कोग्निटिव ऐसा कहते हैं, या सोशियो कल्चरल। तो भाई जो रिवार्ड और पनिशमेंट की बात है वो सारे बिहेवियरिज्म कहते हैं, जितने भी व्यवहारवाद हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक है, ये सारी लर्निंग थ्योरीज हमने पढ़ ली हैं, ये सारे क्या हैं, बिहेवियरिज्म है। थॉर्नडाइक हैं, पेवलोव हैं, स्किनर हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बिहेवियरिज्म है, ये बात करते हैं रिवार्ड और पनिशमेंट की। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टेट की कर रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।